Hello buddies, hope all of you are doing well. Welcome to the platform of Civil Buddies, a platform by the aspirant for the aspirant. In today's video we are going to discuss CSAT 2015 paper solution. As I promised, I will segregate each and every portion of the paper. So here it is, 27 questions of maths and reasoning we are going to solve here. Okay, so let's start it. As I said कि बिना पेन एंड पेपर के अपन सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन देखिए आप. 12 people from a club by picking lot of one of will host a dinner for all once in a month. The number of dinner a particular number has host in a 1 year. अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. 12 पर्सन है. 12 पर्सन में से कोई भी एक पर्सन, ये 12 पर्सन साल में एक बार, महीने में एक बार मिलते हैं और पार्टी करते हैं. और पार्टी का बिल कौन पे करेगा? इनमें से कोई भी एक रैंडम पर्ची बनाएंगे इनकी 12 जनों की, और कोई भी रैंडम पर्सन आकर वो एक पर्ची सेलेक्ट करेगा. कोई भी रैंडम पर्सन आकर एक पर्ची सेलेक्ट करेगा कि किसको बिल पे करना पड़ेगा. तो अब मान लीजिए एक पर्सन आया फर्स्ट मंथ में, उसने इस नाम की पर्ची सेलेक्ट कर ली. फिर नेक्स्ट मंथ आया, फिर यही पर्ची सेलेक्ट हो गई. फिर नेक्स्ट मंथ आया, फिर यही पर्ची सेलेक्ट हो गई. फिर नेक्स्ट मंथ आया, फिर यही पर्ची सेलेक्ट हो गई. ऐसे अपन कैलकुलेट थोड़ी ना कर सकते हैं एक रैंडम थिंग्स को कि क्या है, कितने बार किसका नंबर निकलेगा, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बार किसी का निकल गया तो उसका दोबारा नहीं निकलेगा या उसकी पर्ची हटा दी है. ऐसा कुछ नहीं है. तो इसलिए इसमें वाले क्वेश्चन में कि किसी का भी नंबर कितने बार आ सकता है, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है रैंडम पे, रैंडम प्रोबेबिलिटी कि कितनी भी बार कोई भी चीज़ निकल सकती है. इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता है. तो इसका आंसर है डी, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. बिकॉज क्वेश्चन कहीं का है, ये रैंडमली प्रोबेबिलिटी का, कि रैंडम आके मैं निकाल रहा हूँ, दोबारा उसी में पर्ची रख रहा हूँ. तो ये बिना पेन एंड पेपर का पहला क्वेश्चन हो गया. ये देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन. क्या बोल रहा है ये? एन ऑटोमोबाइल ओनर रिड्यूस्ड हिज मंथली पेट्रोल कंजप्शन व्हेन द प्राइस वेंट अप. द प्राइस कंजप्शन रिलेशनशिप इज एज फॉलोज. ठीक है, ये फॉलोज है. अब देखिए एक नॉर्मल पीपल क्या करता है, खुद का बजट बना के चलता है. तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसका भी कुछ बजट होगा पेट्रोल के रिगार्डिंग कि मेरे को पेट्रोल पे इतना ही खर्च करना है. अब इन्फ्लेशन हो गया तो पेट्रोल के प्राइस हाइक हो गए. पेट्रोल के प्राइस हाइक हो गए तो वो क्या करेगा, खुद का लीटर, जो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो कंजप्शन इन लीटर्स में कम होगा, क्योंकि उसका प्राइस तो फिक्स है, कितना ही फिक्स हो सकता है वो, कि मैं इतना ही पैसा मेरे पेट्रोल पे खर्च कर सकता हूँ. तो वैसा का वैसा बोल रहा है. अभी देखिए अपन कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का प्राइस, कैसे निकालते हैं. जैसे मान लीजिए एक टॉफ़ी आती 2 रुपये की, आपने 5 टॉफ़ी लेने की, 5 टॉफ़ी आपने ली तो कितने रुपये आपने खर्च करे? 10 रुपये खर्च करे. ऐसे निकालते अपन. इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इक्वल टू कंजप्शन इन रुपीज़. ओके. तो अब क्वांटिटी इतनी कितनी ली थी पहले, जब शुरू में कितना था, इसकी प्राइस जब 40 थी तो क्वांटिटी कितनी थी 60, तो ये कितना था 2400. ओके. अब नेक्स्ट कब हुआ? नेक्स्ट हुआ प्राइस बढ़ गया 50, तो इसने कंजप्शन घटा दिया 48, तब भी कितना रहा 2400. अब फिर कितना रहा, फिर ये हो गया 40 और ये हो गया 60, तब भी 2400 ही रहा. फिर क्या हुआ, फिर ये हो गया 75, फिर ये हो गया 32, तब भी कितना रहा 2400 ही रहा. अब वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि वो कितनी प्राइस कितनी हो गई उसकी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इक्वल टू कंजप्शन कितना आ गया अपना 2400. अब क्वांटिटी पता करनी है, प्राइस कितना हो गया 80 हो गया. ठीक है. अभी मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में जाएगी तो क्वांटिटी कितनी आ गई 2400 अपॉन 80, 10 से 10 कैंसिल 30. तो क्वांटिटी अब किसकी कितनी आ जाएगी 30. कितना लीटर एक्सट्रैक्ट करेगा वो 30. ये अपन पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है. अदरवाइज ये क्वेश्चन देखते ही विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होता है कि अपने को पता है अपना कंजम्पशन फिक्स है. 2 बार रिलेशन देखा कि 2400 कंजम्पशन आ रहा है, उसको 80 से डिवाइड करा, 30 आंसर लाया और आगे बढ़ गए. ओके. सो दैट्स सो ईजी. ये देखिए विदाउट पेन एंड पेपर, एज आई सेड सीसेट वी विल सॉल्व सीसेट विदाउट पेन एंड पेपर. देखिए अब इसमें किसी भी एक फिगर को, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी एक फिगर को पकड़ लो और उसको देखते रहो कि वो कैसे कैसे वर्क कर रहा है, और उसके बाद ऑप्शन से आपका काम हो जाता है. जैसे मैं ट्रायंगल को पकड़ता हूँ, पहले ट्रायंगल सीधा था, अब ट्रायंगल उल्टा हो गया, अब नीचे इधर जाके सीधा हो गया, अब इधर जाके उल्टा हो गया, तो अब यहाँ जाके ये अब जाएगा ऊपर. ये देखिए पहले इधर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, अब ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ट्रायंगल आएगा ऊपर. तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ये आंसर है. ठीक है. अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इस सर्किल को, इसको
पहले इधर से इधर गया, ये आ गया, फिर ये इधर से ऊपर गया, फिर ऊपर से दोबारा इधर आया, अब इधर से किधर जाएगा, दोबारा इधर नीचे की तरफ आएगा, किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, आंसर आ गया ए। इसमें क्या होता है, इसमें अपन को फिगर चेक करने होते हैं, इसमें अपन किसी भी एक फिगर को पकड़ के देखना पड़ता है कि उसका मूवमेंट किधर हो रहा है, फिर अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। ठीक है, कोई भी 2 ऑप्शन पकड़ने के बाद अपना काम हो जाता है। अब एक और देखिए कितना ईजी, अगर आप खुद को काम एंड रख पाते हैं, खुद को काम एंड कंपोज रख पाते हैं उन 2 घंटों में, जो कि बहुत हैक्टिक वाले 2 घंटे होते हैं, गर्मी का मौसम होता है और आपको बहुत टेंशन होती है कि मेरा पेपर, पहला पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, आप हारे थके होते हो, उसके बाद आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो, तो ऐसे इजी क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर पाते हो। देखो क्या इजी क्वेश्चन है, 3 2 ज़ा 6, 8 7 ज़ा 56, 10 9 ज़ा 90, 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0, यानी कि क्या हो रहा है, अगर इधर n है तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी आंसर आ रहा है ये है। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, ऐसा करना होता नहीं है, आप डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हो। अब देखो, तो यहाँ पर मान लिया मैंने ये n था, n-1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आंसर आया इसका, 20 आंसर आया। ठीक है, जो निकालना है इसका, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर माइनस n बराबर 20, n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 बराबर 0। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4n माइनस का 20 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस प्लस का 4n माइनस का 20 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया, n आ गया, n माइनस 5 प्लस का 4 कॉमन ले लिया, n माइनस 5 इक्वल टू 0। यह आ गया n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का 4 आ नहीं सकता है, तो n इक्वल टू कितना गया 5, n इक्वल टू कितना गया 5। अब आप लोग बोलेंगे कि आप बोल रहे थे बिना पेन एंड पेपर सॉल्व होगा। येस, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय विदाउट पेन एंड पेपर, बट आई हैव टू डू दैट बिकॉज ऑफ यू। क्या आपको समझ में आ जाए आया कैसे। अब देखो, इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, वो कैसे करेंगे, देखो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा विदाउट पेन एंड पेपर भी। देखो 3 2 ज़ा 6, 8 7 ज़ा 56, 10 9 ज़ा 90, 2 1 ज़ा 2, तो 5 4 ज़ा 22, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 आएगा यहाँ पर और 4 से मल्टीप्लाई होगा 20 आ जाएगा यहाँ पर। ईजी, इट इज़ ए ईजी पीजी क्वेश्चन। लो हैंगिंग फ्रूट्स, वी हैव टू फाइंड लो हैंगिंग फ्रूट्स, वी हैव टू हंट द सिली क्वेश्चन, द easy question, and one more here, you will find each and every year CSET question like that। एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप लोग पहले अगर सोच रखा होगा तो आप कर जाओगे। ये गंगाधर है, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो कि गंगाधर ही शक्तिमान है, ये गंगाधर है। मैं आपको दिखाऊंगा ये शक्तिमान बन के कैसे आया 2025 के पेपर में। देखो सबसे पहले तो अपन को ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, अपन को इसमें क्या चेक करना होता है कि नंबर मल्टीप्लिकेशन में है या ऐड में है या माइनस में है। वो कैसे चेक होता है, देखिए इसमें धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, 7 21 31 43। जब नंबर स्लोली इंक्रीज होता है तो इसमें क्या होता है, एडिशन होता है। जब नंबर रैंडमली इंक्रीज होता है तब मल्टीप्लिकेशन होता है। जब नंबर और रैंडमली इंक्रीज होता है तो इसमें स्क्वायर होता है, और तेज होता है तो इसमें क्यूब होता है। अब इसमें हो जाता है, कभी इसमें +1 हो गया, कभी इसमें -1 हो गया, कभी इस कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। बट एक बार बाय द वन साइड अगर आपको देख के ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर क्या होता है, प्लस में होता है। एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ 5 से 10 सेकंड दो, अगर आपको क्लिक होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप दोबारा आओ, 2-4 क्वेश्चन करने का दोबारा आओ, फिर 5-10 सेकंड दो, अगर क्लिक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 5-7 बार दोबारा आओ। ऐसे करते करते सॉल्व होगा। अगर आप इसमें टाइम देने लग जाओगे, एक बार नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन नहीं होता है, इनको बार बार घूम घूम कर आना पड़ता है। अब जैसे क्वेश्चन है देखिए 7 x 21 31 और 43। अब देखिए इसमें कुछ ऐड हुआ होगा, इसमें कुछ ऐड हुआ होगा। अब ये देखिए इसमें कितना ऐड हुआ है, 10, इसमें कितना ऐड हुआ है, 12। अगर मैं देखूंगा तो सम संख्या ऐड हो रही है, इवन नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 10 था तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, इसमें कितना ऐड होना चाहिए, 8, और इसमें कितना ऐड होना चाहिए, 6। हो गया 6 8 10 12। अब 7 में 6 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 13। 13 में 8 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 21। 21 में 10 ऐड करूँगा, 31। 31 में 12 ऐड करूँगा, 43। तो इसका आंसर कितना आ गया, 13। इसका आंसर कितना आ गया, 13। बाय लुक ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बाय लुक। क्यों, क्योंकि इसमें रैंडम स्लोली इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन, स्लोली नंबर सीरीज इंक्रीज हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें चांस होता है कि प्लस होगा। अब प्लस क्या होता है ये देखना पड़ेगा, प्लस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या प्लस हो रहा है, यहाँ पर सम संख्या प्लस हो रही है, इवन नंबर्स प्लस हो रहे हैं, वो भी 2 के गैप में, 6 8 10 12। ओके देखिए अगेन
वन मोर क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर। कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन बाय लुक, देख के क्वेश्चन सॉल्व है। अब बस क्या करना है, इसमें पता लगाना है कि कौन से में चारों ये डिज़ाइंस फिट बैठ रही है, वो अपना आंसर है। ये क्वेश्चंस पहले आया करते थे, अब इनके चांसेस कम हो चुके हैं क्योंकि पहले सी सेट स्लाइटली ईजी होता था, 23-24 का और 25 का सी सेट नॉट सो ईजी, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, सो फाइंड इट आउट, इफ़ यू विल फाइंड इट आउट देयर इज अ डी। देखिए ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, डी इज़ द आंसर। ये क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, ये टिल्टेड नहीं है, सीधे हैं, एकदम सीधे। ओके, ये देखिए इसमें भी ऑकवर्ड सा है, इसमें भी ऑकवर्ड सा है, टिल्टेड है थोड़ा थोड़ा, देखिए टिल्टेड है, टिल्टेड नहीं है, एकदम सीधा सीधा है। ऑब्जर्वेशन बाय लुक। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज, ईजी क्वेश्चन परसेंटेज को समझने के लिए कि कैसे काम करता है। अपन नॉर्मल वे में अपने लाइफ में लेमैन तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप खुद को इमेजिन करिए इस क्वेश्चन में कि आप खुद हो, किसी पेपर में बैठे हो, उस पेपर में 8 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। आपने 8 के 8 अटैम्प्ट करे। आपको 8 के 8 अटैम्प्ट करने पर जितने नंबर मिलने चाहिए थे आउट ऑफ टोटल, उसके आपको हाफ मार्क्स मिले। तो मान लेते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, 8 मार्क्स आपको टोटल मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको मिले कितने? इसका आधा। तो मिले कितने आपको? 4 मार्क्स ही मिले। कितने मार्क्स मिले? 4 मार्क्स ही मिले। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये 4 मार्क्स जो मिले हैं, ये देखिए, इन ए टेस्ट ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स। ये जो इसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं उसमें उसने 50% मार्क्स स्कोर करे हैं। इवन क्या बोल रहा है? मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन इफ़ ही ऑब्टेन ए टोटल 40%। टोटल कितना? 40%। अब ये 4 ना होकर ये कितना है? 40% है। कितना है? 40% मार्क्स। जो आपके 4 नंबर आए हैं वो 40% मार्क्स है टोटल के। ओके देन, नो वरीज। एंड ऑल द क्वेश्चन इज टेस्ट कैरिड इक्वल मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। यानी कि सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स के थे, तो अब बताओ उसमें कितने मार्क्स है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को 40% पता है, 100% निकालना है। आज ही सीख लो, आगे काम आएगा कैसे निकालते हैं। 40 से मेरे को 100 जाना है, 40 से मेरे को 100% पर जाना है। कितने परसेंट का मल्टीप्लाई है? 2.5 का। कितने का मल्टीप्लाई है? 2.5 का। वैसे कैसे मेरे को 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 मार्क्स। टोटल कितना हो जाता है? 10 मार्क्स। देखिए ये रिलेशन होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेशन होता है। कैसे करते हैं? अगर 40% इक्वल टू 4 मार्क्स है तो 1% कितना हो जाएगा? 4/40%। 100% कितना हो जाएगा? 4/40% मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 100% कितना आ गया? 10 मार्क्स। गॉट इट? This is for the beginner and this is for the one who are going to clear CSAT, because you can't do that in the paper. You don't have that much of time to do that in the paper. That you have to do that. क्या होता है CSAT में, मैंने जैसे बताया पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उनका पैटर्न रिपीट होता है, उनके कंसेप्ट रिपीट होते हैं। अगर आज आपने क्वेश्चन कर लिया 15 नंबर का मान लो, अब सेम क्वेश्चन आपको अगर गंगाधर यहाँ देख लिया आपने, अब सेम शक्तिमान क्वेश्चन मिलकर अगर आपको वहाँ मिलेगा पेपर में, 26 के पेपर में, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे ना कि हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन करा है, तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तरीका, फाइंड आउट द वे, प्रोसेस। बताया था ना आपको अजम्पशन वाले क्वेश्चन में कि थॉट प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस अगर अपन ने सीख लिया तो क्वेश्चन अपन करके ले जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये आपके लिए मान लीजिए आज नया है, आज आप इसको पहली बार देख रहे हो, आज ही आपके लिए नया है। लेकिन अब मैं सेम का सेम क्वेश्चन आपको कुछ बना के दूँ, जैसे मान लो मैं आपको बना के दूँ 5, 7, 9, 11, 13 और x। अब आप इसमें ऑब्जर्व देखते आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि यार धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्लस वाली थी। अब मैं देखता हूँ कितने का डिफरेंस है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15। हो गया ना सॉल्व देखते ही। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया। इसको अगर आप 10 बार कर जाओगे मान लो, तो फिर उसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर ये गंगाधर शक्तिमान बनकर आएगा तो आप इसको समझ पाओगे ना कि हाँ ये तो वही है जिसको मैं सॉल्व करके आया हूँ। थोड़ा सा इफ एंड बट होता है, वो अपन देख लेंगे कि हाँ ठीक है, उस टाइम दिमाग चलेगा क्योंकि अपन प्रैक्टिस कर आए हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है अपन को। ठीक है, ओके। अभी देखिए
इजी मैथमेटिक्स, बेसिक न्यूमेरेसी, 6th 7th 8th क्लास के क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है ये? इन क्वेश्चंस को भी कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी है। अब दोनों में क्या कॉमन है? पुत्र। दोनों में क्या कॉमन है? पुत्र। तो अपन ने सन को कॉमन ले लिया, सन, और लेट द सन एज इज एक्स। सन के एज को कितना मान लिया? एक्स। अब एक तरफ उसकी मदर है और एक तरफ उसका फादर है, एक तरफ उसके फादर है और एक तरफ उसकी मदर है। अब क्या बोल रहा है ये? फादर की उम्र कितनी है? 9 मल्टीपल ऑफ 9, 8 टाइम्स, और फादर इज 9 टाइम्स। तो ये फादर होगा 9x और मदर हो गई 8x। अब क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द फादर्स एंड द मदर्स एज इज 51। द सम ऑफ देयर एजेस, द सम ऑफ देयर एजेस इज 51। दैट द क्वेश्चन इज सेइंग लेट देम एड 8 + 9x, 9x + 8x इक्वल टू 51। 17x इक्वल टू 51। x इक्वल टू कितना आ गया? 51/17। और x इक्वल टू कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3 years। इजी। अरे यार, आई एम सेइंग टू यू ना, CSAT इज ईजी, वी आर मेकिंग इट टफ बाय नॉट स्टडिंग वेल, बाय अजम्पशन कि CSAT की मैथ्स बहुत टफ होती है। अरे नहीं यार, आई एम हेयर टू ब्रेक द मिथ कि CSAT बहुत हार्ड है। नो, CSAT इज़ नॉट हार्ड, CSAT इज़ ईजी। यूर प्रिपरेशन इन रॉन्ग वे, you are doing SSC preparation. By that you are wasting your time. You just want to give 1 or 2 hours daily from now onwards and you will get it that CSAT is sorted. Okay? CSAT is not tough यार। देखिए, just look at the question. By reading it you can solve it. While reading it, just while reading it. Okay? देखिए, एक समूह में ABCD 4 व्यक्ति है। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल्स ABCD एंड दे बोथ आर मैरिड। ये दोनों क्या है? कपल्स है। ओके। एक ही लंबाई चारों में सबसे अधिक है। एक लाइन रह गई। 2 स्त्रियों दोनों में अपने पतियों से लंबाई में छोटी, यानी कि जो वाइफ है वो अपने जो हस्बैंड है उससे हाइट में छोटी है। एक ही लंबाई चारों में सबसे अधिक है। अगर ए सबसे लंबा है, आप मेरे को खुद बताना, अगर ए सबसे लंबा है तो ए मेल होगा या फीमेल होगा? मैंने आपको क्या लाइन बताई अभी इससे पहले कि वाइफ की हाइट अपने हस्बैंड की हाइट से छोटी है। यदि ए से बड़ा कोई है ही नहीं तो फिर ए मेल हो गया ना, ऑब्वियस बात है। ए क्या हो गया? मेल हो गया। ठीक है। सी की लंबाई बी से अधिक है। सी की लंबाई बी से अधिक है। ओके देन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी की लंबाई बी से अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं पता चल रहा कि सी मेल है या बी मेल है, कौन मेल है कोई पता नहीं है। अब यहाँ देखिए, डी बी का भाई है। डी और बी में रिलेशन क्या है? डी भाई है किसका? बी का। तो डी और बी भाई बहन हो गए, तो आपस में हस्बैंड वाइफ तो नहीं हो सकते हैं। तो ए की वाइफ कौन है? ए की वाइफ कौन है? बी। ए की वाइफ कौन है? बी। तो यहाँ से एक संबंध स्थापित हो गया। ए की वाइफ कौन है? बी। और सी डी की वाइफ कौन है? सी। यहाँ पे अपन को 2 चीज़ समझ में आ गई कि ए और डी मेल है और बी और सी फीमेल है। ए और बी कपल है और डी और सी कपल है। ये समझ में आ गया। ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सभी व्यक्तियों में 4 पारिवारिक संबंध है। सही है, पारिवारिक संबंध तो है। एक किसी का जीजा जी है, किसी का हस्बैंड है, वाइफ है, बहन है। ओके। इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है। बी की लंबाई सबसे कम है। ओके। सी की लंबाई डी से अधिक है। अब देखिए, सोचिए, सी की लंबाई डी से अधिक है। सी की लंबाई डी से अधिक कैसे हो सकती है? आप खुद पता लगाइए। यदि डी मेल है और सी फीमेल है और इन दोनों में संबंध है हस्बैंड वाइफ का, एक लाइन अपन ने ऊपर पढ़ी थी कि हस्बैंड से वाइफ छोटी है। क्या पढ़ी थी? हस्बैंड से वाइफ छोटी है। तो सी की लंबाई डी से अधिक नहीं हो सकती। और पूछ कह रहा था कौन सा सही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना कामनेस आपको चाहिए पेपर में। अगर उस 2 घंटे में इतना कामनेस आ गया, आपने सोचा कि हाँ मैं तैयारी कर कर आया हूँ, मेरे को कामनेस है, मैं निकाल के ले जाऊँगा, तब आप निकाल के ले जाओगे। नहीं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़े बड़े ट्रिकी लगते हैं कि अरे क्या क्वेश्चन आ गया, मेरे से होता नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन था वो 25 में कि चोर कौन है,
कामनेस इज़ द की। मैं दिखाऊंगा सेम क्वेश्चन में, ये भी गंगाधर है, मैं आपको 25 के पेपर में रिलेट करके दिखाऊंगा कि चोर कौन है। ठीक है, जिसने पेपर दिया है, जिसने पेपर देखा है, उसको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि चोर कौन है। ठीक है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, जस्ट ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड्स है। सॉरी फॉर दैट कि दोनों तरफ हिंदी का आ गया, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश लगानी थी। आई विल sort it out and upload it on my Telegram channel. You can download it from there. Okay, I will provide you link in this video's comment. Okay, एक आदमी अपने परिवार में एक पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक आदमी के परिवार में एक तो मेल है, एक पत्नी है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, 2 सन हैं और 2 डॉटर है। ओके, 6 जनों का हंसता खेलता परिवार है। पुत्रियों को एक भोज पर आमंत्रित किया गया है। दे आर गोइंग फॉर डिनर। परिवार के पुरुष सदस्य पिकनिक पर बाहर चले गए। पुरुष सदस्य तो एक हस्बैंड और 2 सन कहाँ चल गए, ये पिकनिक पर चल गए। ओके देन, उस आदमी का पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा। उस आदमी का पिता यानी कि इनमें से किसी एक का पिता अपने काम में से नहीं लौटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? केवल उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी, हो सकता है। केवल इज एक्सट्रीम वर्ड, लेकिन इसका ये अपोजिट देखो, यह संभावना है कि उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी। अब ये देखिए थोड़ी सी ट्रिक्स भी होती है, मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे। सिमिलर वर्ड्स, सेम बट डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट, इन दोनों में से कोई आंसर होता है, वी कैन फाइंड इट। ये थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स है जो सीसेट में और जीएस दोनों में काम करती है। वी विल लर्न इट इन सम मैनर्स बट वी हैव टू फाइंड इट। तो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? इट इज़ प्रोबेबली, कि संभावना है कि यहाँ पर केवल घर पर कौन है, केवल घर की पत्नी ही है। क्योंकि यहाँ से देखो ना आप, ये दोनों कहाँ चल गई, डिनर पर चल गई। ये सब कहाँ चल गए, पिकनिक पर चल गए। अब संभावना है, हो कन्फर्म नहीं है। क्योंकि क्या बोल रहा है कि मान लो अभी इसका हस्बैंड जो है वो घर पर नहीं आया था काम से, मान लो मैं 2 मिनट बाद जाकर देखूंगा तो हस्बैंड हो सकता है काम से आ गया हो, घर आ गया हो, तो अब घर पर कौन रहेंगे, हस्बैंड और वाइफ रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो संभावना है, अपन किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि हाँ परफेक्ट है, कि सिर्फ फीमेल ही घर पर है, नहीं, कि इसकी संभावना है। ओके, ये देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, सिर्फ वर्ड्स प्ले, ओनली वर्ड्स प्ले, कुछ नहीं है, पेन पेपर को हाथ भी नहीं लाना है, सिर्फ सोचना है। गीता कहती है जब से नरेश ने ध्यान प्रारंभ किया है वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया है। ओके देन, नरेश बॉक्सर है, जिसने ध्यान करा था तो वो क्या बन चुका है, अच्छा बॉक्सर बन चुका है। राधा ने कहा असंभव, ये यहाँ पर यूपीएससी का एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है पेपर का। यहाँ पर ये असंभव इजी वे में नहीं दिया गया है, असंभव बिना मतलब नहीं दिया गया है, एक शब्द का मतलब होता है। असंभव का मतलब क्या होगा, अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे सिरे से नकार देते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है, आप में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप मानते हो कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये असंभव क्या बता रहा है कि राधा का इसमें स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अब जो भी वो आगे कहना चाह रही है, किसी भी बॉक्सर को सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी आक्रामकता है। अब देखो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ नीचे के ऑप्शन, मैं ऑप्शन है ही नहीं इसके नीचे, मान लो। अब आप खुद सोचो, गीता और राधा बात कर रही है, गीता ने बोला मेडिटेशन, राधा ने उसको इनकार कर दिया नो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ संबंध किसका होगा, मेडिटेशन का होगा, और जो राधा ने वर्ड बोला होगा उसका होगा ही होगा। आपको समझ में आ रहा है? आप 2 जने आपस में दोस्त कन्वर्सेशन कर रहे हो, उसने एक बात बोली, आपने सिरे से नकार दी, तो आपने उसका कुछ ना कुछ संबंध किसी तीसरी चीज़ से निकाला होगा। यहाँ पर राधा और गीता बात कर रही है आपस में कि बॉक्सर है एक, उसने मेडिटेशन प्रारंभ करा, तो बॉक्सर का गुण होता है आक्रामकता, और उसने मेडिटेशन प्रारंभ करने के बाद वो अच्छा बॉक्सर बन गया। राधा बोलती है संभव नहीं, क्योंकि मेडिटेशन इंसान को क्या करता है, शांत करता है, जबकि बॉक्सिंग का सबसे बड़ा गुण क्या है, आक्रामकता है। समझ में आ गया? आप देखो, ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है, यानी कि ध्यान क्या करता है, व्यक्ति को शांत करता है, इसलिए मेडिटेशन करना भी चाहिए। यहाँ से यूपीएससी बताना चाह रहा है आपको 2015 में कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करोगे तो आपका ध्यान क्या रहेगा, एकाग्र रहेगा और आप कम आक्रामक हो जाओगे। ठीक है, जस्ट फॉर किडिंग।
देखिए एक और वर्ड्स प्ले, मैं छाट छाट के नहीं लाया हूँ, पेपर है, पेपर का सीक्वेंस है। मैं कोई इसमें से वो नहीं निकाल के लाया हूँ कि इजी क्वेश्चन पहले निकाल लाते हैं करवा देते हैं बच्चों को, नहीं, पेपर इजी होता है, मैं यही बताने आया हूँ। ठीक है, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं। इसी लाइन में इसका सार है, जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे सभी संतुलित भोजन करते हैं, डिसिप्लिन। ठीक है, अतः वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते हैं खराब खिलाड़ी। ओके बात, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन पूछ रहा है। कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कोई खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई बहुत बेकार बेकार खिलाड़ी भी होते हैं, वो भी जीतना चाहते हैं, वो सोचते हैं जीतने की, लेकिन उसको उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है तो वो जीत नहीं पाते हैं। वो डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते तो वो नहीं जीत पाते। वो कुछ भी खा लेते हैं बाहर जाकर तो वो जीत नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात गलत है कि खराब खिलाड़ी जीतना नहीं चाहते हैं, खराब खिलाड़ी भी जीतना चाहता है। कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता है अच्छा खिलाड़ी नहीं है। देखते हैं, प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है। देखिए अभी अभी अपन ऊपर पढ़ के आए थे, सेम सेम बट डिफरेंट, आंसर इन दोनों में से होगा। देख लेते हैं, प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है। जो खिलाड़ी जीतना चाहता है वह संतुलित भोजन करता है, और जीतना कौन चाहता है, जो अच्छा खिलाड़ी है। कोई भी अच्छा खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता अच्छा खिलाड़ी नहीं है। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी है। ये बात तो ये तो यहाँ पर हो ही गई थी मिस प्रूफ, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ये ए और डी तो कॉन्ट्रास्ट है ना, वे भी अपन ने पढ़ा था ना, जो सभी जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं वे अच्छे खिलाड़ी है। नहीं भाई, बुरे खिलाड़ी भी जीतना चाहते हैं। सभी जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं यानी कि सारे के सारे खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी है, नहीं यार, वो बुरे खिलाड़ी भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, वो डिसिप्लिन में नहीं है इसलिए नहीं जीत पा रहे, पर जीतना चाहते तो है। ओके, देखिए एक और अमेजिंग क्वेश्चन, ए बी से कम तेज दौड़ता है। अब इसको अपने अकॉर्डिंग बनाओ, ए बी से कम तेज दौड़ता है, यानी कि बी तेज दौड़ता है तो बी क्या है, बी तेज दौड़ता है ए से, ये हो गया। और बी सी के बराबर चाल से लेकिन उससे तेज नहीं दौड़ता है, यानी कि यहाँ तो बी बराबर दौड़ता है, या तो बी बराबर दौड़ता है या सी तेज दौड़ता है, बी सी से तेज नहीं है। तो या इसका मतलब क्या है, या तो सी बराबर है, बी और सी बराबर है, या फिर हमेशा सी ही ऊपर है, बी ऊपर नहीं है। ओके, ये सी है। यहाँ समझ में आया। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया है, आप इसको ऐसे बना सकते हो, बी तेज दौड़ता है किससे, ए से, और सी तेज दौड़ता है या फिर बराबर दौड़ता है किससे, बी से। और अगर मैं इन तीनों को मर्ज करके बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, सी तेज बराबर बी के और ए के, ये बनेगा। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि ए सबसे स्लो है, बी और सी बराबर है या फिर बी सेकंड नंबर पर, सी फर्स्ट नंबर पर है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्या पूछ रहा है, ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, सी बहुत तेज, सी सबसे तेज दौड़ता है, या बी और सी के बराबर दौड़ता है। ए के बराबर चाल से नहीं, ए से धीमा नहीं, ए से तेज, सही है। निर्धारित करने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है, अरे पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपको लग रहा होगा ऐसा मैं छाट छाट के लाया हूँ, नहीं छाट के नहीं लाया हूँ, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ए बी सी डी। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख लो ए बी सी और डी। प्रत्येक के पास 100 रुपये, 100 रुपये सबको दे दो। अब जब चेंज हो जाएगा तो मैं इसको रेड कर दूंगा, जब माइनस होगा तो मैं इसको रेड कर दूंगा, और जब प्लस होगा तो जिसके पास प्लस होगा मैं उसको ग्रीन कर दूंगा। दैट्स इट। ए बी को 20 रुपये देता है, ए में से कितने रुपये हो गए, 20 रुपये माइनस हो गए, और ऐड कितने हो गए इसके पास, किसको देता है, बी को, तो बी के पास प्लस ऐड 20 रुपये हो गए। ठीक है, जो का मतलब होता है बी के, बी को जो सी को 10 रुपये देता है, बी ने कितने रुपये दिए, बी ने सी को 10 रुपये दिए, बी ने सी को 10 रुपये दिए, बी ने सी को 10 रुपये दिए। ठीक है, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं। ओके देन, डी से 30 रुपये मिलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब देख लो क्या कथन सही नहीं है, लगा लो। अब पहले पैसे जोड़ लेते हैं, पैसे किसके पास कितने कितने बचे। ठीक है, इसके पास कितने रुपये बचे, 80 रुपीज़, इसके पास 110, इसके पास 140, इसके पास 70 रुपये। बस आगे साहब, सी सबसे धनाढ़ हैं, यानी कि सी सबसे अमीर है, एकदम सही है। लेकिन पूछ क्या रहा है, नहीं है। डी सबसे निर्धन है, डी सबसे निर्धन है, एकदम सही है। ए और डी के पास मिलकर जितने रुपए हैं, ए और डी के पास मिलकर कितने रुपए हैं, 150 रुपये।
है सी के पास उससे अधिक रुपए हैं, सी के पास उससे अधिक रुपए नहीं है भाई, अधिक रुपए तो किसके पास है, ए। और देखते हैं ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, बी डी से अधिक धनाढ्य हैं, बी डी से अधिक, ऑब्वियस बात है, तो सी आंसर आ गया। ये देखो ये दोनों ऑप्शन, अब देखो कई बार अपन को देख भी लेना चाहिए, ट्रिक्स भी देख लेनी चाहिए। डी सबसे निर्धन है, बी डी से अधिक धनवान है, तो ये तो दोनों सेम ही है ना, ये तो दोनों सेम ही है, सिमिलर वर्ड से, तो ये तो ऑप्शन दोनों तो हो नहीं सकते ना आंसर में से, इससे थोड़ी जगह बी और डी दोनों सही है, नहीं, तो आंसर क्या आ गया इसका, सी। ओके, अभी आते हैं सिलोजिज्म। कौन से क्वेश्चन है ये, सिलोजिज्म वेन डायग्राम। इसमें अपन को वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। अब वो कैसे बनाना है ये अपन सीख लेते हैं कि हाँ ठीक है। इसमें क्या करता है, इसमें जो कॉम्बिनेशन है जैसे 3 का 2 का, उनको पहले भर लो, फिर उसके बाद पहले अंदर से बाहर चलेंगे। अभी मैं सिखाता हूँ क्या अंदर और क्या बाहर बता रहा हूँ मैं। अभी अपन देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ए टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 35% बी एंड 40 मैगजीन सी, यानी कि ए बी और सी कोई मैगजीन है जिसको ए कितने पढ़ते हैं, 45% पढ़ते हैं, बी कितने पढ़ते हैं, 55% पढ़ते हैं, सी को कितने पढ़ते हैं, सी को 40% पढ़ते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। ए एंड बी, सी ए एंड बी कितने, ए एंड बी मिलाकर कितने पढ़ते हैं, 30% पढ़ते हैं, ठीक है। बी एंड सी मिलाकर कितना पढ़ते हैं, 15% पढ़ते हैं, ओके। ए एंड सी मिलाकर कितना पढ़ते हैं, 10% पढ़ते हैं, ए एंड सी मिलाकर कितना पढ़ते हैं, 10% पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, ऑल रीड ऑल 3, 10% तीनों पढ़ते हैं, 10% तीनों पढ़ते हैं, 30% पता है, 30%, ये 25% है, और ये इन तीनों, ये तीनों मिलाकर कितना पढ़ते हैं, 10% पढ़ते हैं। ये से बनाना नहीं होता है, मैंने जस्ट इसलिए बनाया ताकि आपको दिख सके, समझ में आ सके, ठीक है। ओके देन, अब इसका अपन वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, इजी वे में बनाते हैं अपन। एक ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी। मैंने क्या बताया था कि अपन इसको अंदर से बाहर भरेंगे। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कितना है, ए बी सी कितना है, 10%। ये नहीं दिख रहा होगा, रेड से करते हैं। ए बी सी कितना है, 10%, ठीक है। अब ए बी देखो, ए और बी कितना है, 30%। ए और बी कहाँ पर है, ए और बी ये रहा। यहाँ पर अगर 30% था तो यहाँ पर 10 आ गया, तो कितना रहेगा, 20। और ए में अकेले में कितना था, 45%, तो ए अकेला कहाँ है यहाँ पर, अगर 30% यहाँ आ चुका है। रुको पहले अब ये भर लेते हैं, ए बी भर लिया, अब ए सी भर लेते हैं। ए सी में कितना था, ए और सी मिलाकर 25% था, 10 आ गया, तो कितना बच गया, 15% ये बच गया, ठीक है। अब बी सी में कितना था, बी और सी मिलाकर कितना था, 15%, तो 10 यहाँ आ गया, तो कितना बच गया, 5% बच गया, आ गया। अब ए का अकेला कितना था, 45%, तो ये कितना होगा, 20 30 40 45%, तो ए का सिंगल तो कुछ है ही नहीं, 45% था ए, तो 45% उनको मिल गया। बी का कितना है, बी का टोटल है 55%, तो ये कितना होगा, 30% 35%, तो ये बच गया 20%, ठीक है। सी का अकेला कितना था, 40%, तो ये कितना होगा, 30, तो ये बन गया 10%, ठीक है, 10। अब देखो टोटल कर लो कितना हो गया, 40 50 60 60 20 80। 80% लोग कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते हैं। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अगर 100% में से 80% कोई ना कोई पढ़ता है, तो कितने नहीं पढ़ते हैं, 20% नहीं पढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतना हार्ड लग रहा है। नेक्स्ट टाइम पे जब करने लग जाएंगे तो इजी लगने लग जाएगा। अब आपको देख लीजिए, आपने अभी कर लिया, अभी मैं क्वेश्चन कर लिया, अब इसको अपन दोबारा, अभी में कितना टाइम लगा, अब इसको अपन दोबारा करके देखते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आप सोचोगे तो बहुत इजी था। ए बी और सी, ए बी और सी उल्टा पढ़ते हुए आओ, 10% है, और देखो 10% है, तीनों पत्रिका से भी 10% पढ़ते हैं। ए और सी 25% है, तो ए और सी कहाँ गए, ये 25% है, तो होगा 15। ए बी और सी कितना था, बी और सी 15% है, तो बी और सी कहाँ गया, बी और सी 15% है, तो 5 हो गया। ए और बी कितना था, ए और बी 15% था, तो ये 5 हो गया। ऐसे करते करते इजी वे में, ये 45 था, 15% ही आएगा। अगर ये 45 था, 45% लोग ए में थे, तो यहाँ पर कुछ ही नहीं आएगा। ऐसे करते करते इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। जब अपन दोबारा करने लगेंगे, जब इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी। एक पहली बार सब चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है। ओके, अब ये देखिए,
एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है, वही का वही क्वेश्चन है, सेम का सेम, सिर्फ शब्दों का खेल है, कर लो। भिंडी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। लेडी फिंगर्स इज टेस्टर देन कैबिज, तो ये लेडी फिंगर हो गई, ये कैबिज हो गई, ठीक है। कॉलीफ्लावर इज टेस्टर देन लेडी फिंगर, ये कॉलीफ्लावर हो गई, ये कॉलीफ्लावर हो गई। बंद गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं है, हाँ तो क्या बोल रहा है, कैबिज इज नॉट टेस्टेड देन पीस, यानी कि कैबिज, पीस ज़्यादा टेस्टेड है किससे, कैबिज से। लेकिन पीस अब यहाँ भी आ सकता है, पीस मटर अब यहाँ भी आ सकता है, मटर यहाँ भी आ सकता है, और मटर यहाँ भी आ सकता है, मटर कहीं भी आ सकता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निकाल लेते हैं। कंक्लूजन कौन सा निकालता है, कंक्लूजन, मटर उतना ही स्वादिष्ट है जितना भिंडी, नहीं। मटर उतना ही स्वादिष्ट होता है जितना फूल गोभी और भिंडी, नहीं। इन चारों सब्जियों में बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट है, कैबेजिस देखते हैं। फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। अभी देखिए इसमें अपन को इसका पता नहीं है, जो सी और डी है इन दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका, क्योंकि सी का अपन को कंफर्म पता नहीं है कि सबसे कम स्वादिष्ट कौन है, लेकिन अपन को ये पता है कि सबसे अधिक स्वादिष्ट कौन है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है, क्योंकि दे रखा है फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है। इन दोनों से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फूल गोभी बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन से बाय, ऐसा भी तो ऑप्शन आता है ना अपने पास कि अपन आगे देखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अपने पास कि ये वाला निष्कर्ष निकालने के लिए कितने कथनों की आवश्यकता है, कंक्लूडिंग दैट काइंड ऑफ थॉट, हाउ मेनी स्टेटमेंट यू नीड। सो वी नीड स्टेटमेंट 1 and 2. बाय स्टेटमेंट 1 and 2 वी कैन से दैट कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन एवरीवन, ओके। इजी पीजी, जस्ट आपको खुद का माइंड अप्लाई करना है और जस्ट आपको सोचना है कि हाँ यार ऐसा कुछ हो सकता है। देखो इजी है, रोहित एंड शाहिद और रोहित ने क्या करा, एक ही स्थान से चलना शुरू करा, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और दोनों यहाँ से 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर एक जना लेफ्ट होता है खुद के और एक जना खुद के राइट होता है, फिर 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर एक जना खुद के राइट होता है, फिर एक जना खुद के लेफ्ट होता है। बस ये देखना है लेफ्ट कौन होता है, राइट कौन होता है। जो शाहिद है वो हमेशा लेफ्ट होता है और जो रोहित है वो हमेशा अपने राइट की तरफ मुड़ता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दोनों गए, मान लीजिए इधर गया है शाहिद, इधर गया है रोहित। शाहिद अपने हमेशा क्या होता है, लेफ़्ट की तरफ होता है, तो लेफ़्ट कहाँ आएगा, इधर से ऊपर। रोहित हमेशा खुद की राइट की तरफ मुड़ता है, तो राइट भी कहाँ आएगा, ऊपर। ये मान लीजिए पहले 1 किलोमीटर यहाँ चल गए, फिर 1 किलोमीटर यहाँ चल गए। अब यहाँ से क्या होगा, रोहित खुद के राइट में मुड़ेगा 1 किलोमीटर, ये शाहिद खुद के लेफ्ट में मुड़ेगा 1 किलोमीटर, ये चल गए। बस अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर, नो। दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर, ओके। 1 1 1 3 किलोमीटर, 1 1 1 3 किलोमीटर, दैट्स राइट। आगे पढ़ लेते हैं। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच ट्रेवल 4 किलोमीटर, नो। दे गो ऑन विदाउट एवर मीटिंग अगेन, नो। दे आर मीटिंग हेयर अगेन। So easy peasy, as I said, it is easy. Just open your mind. ये देखिए, ये है अपना गंगाधर। मैं दिखाऊंगा आपको 25 के रूप में कि कैसे शक्तिमान बनकर आपके सामने आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अहमियत आपको मैं आने वाले 5th वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि 4 वीडियोस तो अपने 2015 के सीसेट के सॉल्यूशन के होंगे। फिर 5th वीडियो में लाऊंगा कि कैसे क्यों PYQ इंपॉर्टेंट होता है और 2025 के पेपर में आप कैसे PYQ के इस भरोसे आप पूरा का पूरा पेपर करके आ सकते थे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से सिर्फ आपको इतना सा आपको पता होना चाहिए था कि v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि आप कितनी तेज़ दौड़ रहे हो, तेज़ या धीरे बोलते हैं ना अपन। अब आप मान लीजिए ये भी आपको नहीं पता, आप मान लीजिए अपन नॉर्मल बात करते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, 1 किलोमीटर की दौड़ मैंने 10 मिनट में पूरी करी, आपने 5 मिनट में पूरी करी, तो आप क्या बोलते हो, कौन तेज़ है, 5 मिनट वाला तेज़ है, आप तेज़ हो, ऐसे बोलोगे ना। ये कैसे निकाला, ये अपन ऐसे निकालते हैं कि किसने डिस्टेंस कितने टाइम में तय करी। वो स्पीड या तो स्लो है उसकी, यहाँ स्पीड धीरे फास्ट है, स्लो एंड फास्ट है। जो टाइम ज़्यादा लेता है
उसकी स्पीड क्या है, धीरे है, जो टाइम कम लेता है उसकी स्पीड फास्ट है। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट है। देख लीजिए, एक 500 मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की दौड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दौड़ रहे हैं, ए और बी दौड़ रहे हैं, दौड़ लो, क्या दिक्कत है। बी ने ए से 45 मीटर आगे, यहाँ से 45 मीटर आगे इसने दौड़ना शुरू करा। किसने? बी ने। ठीक है, प्रारंभ करता है लेकिन दौड़ ए जीत जाता है। ठीक है, यहाँ से आते हैं दोबारा, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे हैं। बी कहाँ पर है? यहीं कहीं है, 35 मीटर पीछे हैं बी। अब देखिए, सेम टाइम है, यहाँ पर टाइम तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दोनों ने सेम टाइम में कुछ दूरी तय करी है। अब दोनों में ये पता करना है कि उनकी जो है वेलोसिटी है उसकी रेशो क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि ए ने कितनी दूरी तय करी। ए ने पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर करी है 500 मीटर, तभी तो वो जीता है। ये दौड़ जीत गया। जीतेंगे कब? जब पूरे चलेंगे, बीच में छोड़ने वाले जीतते नहीं हैं। ठीक है, ओके। इसने तय करी 500 मीटर, इसने कितनी तय करी? 45 तो यहाँ से वैसे कम करी थी और 35 यहाँ से कम करी, तो टोटल कितना कम हो गया? 45 + 35 कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। अगर इसमें से -80 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 420। कितना आ जाएगा? 420। इसने कितनी तय करी? 420 मीटर। अब वेलोसिटी निकालना है अपन, टाइम भी आ सकता है यहाँ पर वेलोसिटी के लिए, टाइम तो कांस्टेंट है, दोनों में सेम टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम यहाँ पर मैंने नहीं लिया है। 10 से 10 गया, 2 से गया 25, 2 से गया 21, 25/21। ईजी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सी सेट सही में ईजी है। आपको लग रहा है कि यार ये सही में लिया है कुछ ऐसे निकाल के, नहीं, सी सेट सही में ईजी है। देखो आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है और ये गंगाधर है, आपने आज ये कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा 5th वीडियो में कि कैसे शक्तिमान बनकर 25 के पेपर में आया था। सिर्फ P/Q पे कमांड करके जानी है अपन को, हर क्वेश्चन अपन को सॉल्व करके जाना है, काम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये भी गंगाधर है, दिखाऊंगा मैं शक्तिमान कितनी बार बनाए। ये क्वेश्चन तो कितनी ही बार रिपीट होता है और इसका कंसेप्ट कितनी बार रिपीट होता है मैं दिखाऊंगा। 2 गिलास है, सेम गिलास है, ठीक है, इसमें भी दूध भरा हुआ है, इसमें भी दूध भरा हुआ है और दोनों की कैपेसिटी क्या है? सेम है। जब ऐसे बोले सेम कैपेसिटी है तो अपन को क्या कर लेना चाहिए? एक बार कैपेसिटी निकाल लेनी चाहिए कि कितनी किसकी कैपेसिटी। तो कैसे निकालते हैं? ये गिलास भरा हुआ है 1/3 और ये गिलास भरा हुआ है 1/4, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इनकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? जो भी डिनोमिनेटर होता है, जो भी हर होता है, इसका अपन क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना है? 12। कि सर एलसीएम ही क्यों लिया? क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है कि ये दोनों फैक्टर है उसके, ये जो 3 और 4 है वो इस 12 के फैक्टर है, तो मल्टीप्लिकेशन करने में ईजी होगा। ठीक है, तो अगर ये भी 12 लीटर का है और ये भी 12 लीटर का है, ये वाला 1/3 भरा हुआ है, ये वाला 1/3 भरा हुआ है ऐसे यहाँ तक, और ये वाला 1/4 भरा हुआ है यहाँ तक। तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3 की वैल्यू हो गई 12 × 1/3 = 4 लीटर। इसकी 1/4 की वैल्यू कितनी होगी? 12 × 1/4 = 3 लीटर। यही तो होती है। इसको मैं गिलास ए नाम देता हूँ, इसको मैं गिलास नाम बी देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना भरा हुआ है? 3 लीटर भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 4 लीटर भरा हुआ है। ऐसे मत देखना कि ऊपर नीचे कर दिया, ड्राइंग के ऊपर मत जाना, आप कंसेप्ट के ऊपर जाओ कि ये तो ज़्यादा भरा हुआ है, कम भरा हुआ है, कहाँ पैसे देखने लग जाओ। ठीक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे से बोलोगे यार ये वाला सर, ये वाला तो ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये। ठीक है, ये 4 लीटर भरा हुआ है, 3 लीटर भरा हुआ है दूध से, बाकी पूरा का पूरा कितना है? पानी है। तो अब पानी कितना है इसमें? पानी है इसमें 8 लीटर और इसमें कितना है? इसमें है 9 लीटर। अब इन सबको एक बड़े में बर्तन में डाला गया। इस बड़े बर्तन की कैपेसिटी कितनी होगी? आप खुद बता दो। 24 लीटर होगी। 24 लीटर में से 4 और 3 7 लीटर कितना होगा? 7 लीटर का हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना आपको? 7 लीटर कितना हो जाएगा? ये दूध हो जाएगा। 7 लीटर कैसे आया? 4 लीटर फ्रॉम ए एंड 3 लीटर फ्रॉम बी = 7 लीटर। और दूध कितना होगा? वो पानी कितना होगा? 17 लीटर। 17 लीटर का इसमें कितना हो जाएगा? पानी। जो पूछ रहा है वो कर लो। क्या पूछ रहा है? इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात, व्हाट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क कितना है? 7 लीटर। वाटर कितना है? 17। 7/17। ठीक है,
ईजी। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं ईजी वे में, अपन फालतू इसको हार्ड बना के रखते हैं। ये देखिए अनदर क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, वेरी इजी क्वेश्चन, easy to solve, easy to take 2.5 marks in some minutes, just a matter of concentration, just a matter of confidence. Okay, let's solve. एक परीक्षा में शामिल टोटल विद्यार्थी कितने थे? 130 में से 62 विद्यार्थी अंग्रेजी में 62 इंग्लिश में फेल हो गए, 62 इंग्लिश में फेल हो गए और 52 मैथमेटिक्स में फेल हो गए। अभी भी करा था अपन ने क्वेश्चन ऐसा कैसा, भी मैं बताता हूँ आपको। अभी जब मैं ऐसा करूँगा आपको याद आ जाएगा। और दोनों के दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो गए? 24 बोथ सब्जेक्ट में फेल हो गए, बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अब आपको याद आया, पहले अंदर का भरेंगे फिर बाहर का भरेंगे। इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को वेन डायग्राम कहते हैं। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आ रहा है। चलो, ये हो गया वेन डायग्राम अपना, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ मैथमेटिक्स। दोनों में कितने फेल हुए? 24। अगर 24 दोनों में फेल हुए तो मैथमेटिक्स में 52 ओवरऑल फेल हुए, तो 24 अगर यहाँ है तो बचा कितना? 28। 28 इधर कितना बचा? 38। इधर कितना बचा? 38। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 38 और ये 28, दैट्स इट, सही है। अब टोटल कितने फेल हुए? ये हो गया 52, 52 प्लस 38 कितना हो गया? 52 प्लस 38 हो गया 90। कितने फेल हो गए? 90। ओवरऑल कितने बच्चे फेल हुए? 90। टोटल बच्चे कितने थे? 130। 130 में से अगर 90 फेल हो गए तो पास कितने हुए? 40 पास हुए। देख लो, जो पूछ रहा है कर लो। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फाइनली। अरे भाई, इजी पीजी, गेटिंग माई पॉइंट। सही में इजी है यार। देखिए, सेम पेपर, सेम कंसेप्ट, रिपीटिंग थर्ड टाइम। पेपर में भी रिपीटेशन होता है, नेक्स्ट पेपर में नहीं होता, इवन उस खुद के पेपर में भी होता है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। फिर कर लेते हैं। बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, 6 तमिल, 15 हिंदी, 6 गुजराती। इन तीनों के अलावा और कोई सी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इस समय 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। कोई भी 2 पर्सन 2 भाषाएं बोल सकता है। एक व्यक्ति सभी तीनों भाषाएं बोल सकता है। इस समूह में कुल कितने सदस्य हैं? यानी कि एक जो है वो तीनों की तीनों भाषा बोलता है, तमिल, हिंदी और गुजराती। और कोई भी 2 व्यक्ति है जो कोई या तो तमिल और हिंदी बोलते हैं, या फिर हिंदी और गुजराती बोलते हैं, या फिर गुजराती और तमिल बोलते हैं। कोई भी 2, कोई सी भी 2 लैंग्वेज बोल दो, केवल 2 ही पर्सन है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी बताया था मैंने, अंदर से बाहर की तरफ जाना है, अंदर से बाहर की तरफ जाना है। इसमें थोड़ा सा एज्यूमेशन का भी काम चलेगा। थोड़ा सा इसको डायग्राम को अच्छा बनाते हैं अपन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तीनों तमिल, हिंदी और गुजराती बोलने वाले लोग कितने हैं? 1। अब मान लिया, मैं मान लेता हूँ ये तमिल का है, ये हिंदी का है, गुजराती का है। इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मैं मान लेता हूँ वो जो 2 सदस्य हैं जो 2 लैंग्वेज बोलते हैं, वो तमिल और गुजराती बोलते हैं। कितने बोलते हैं? तमिल और गुजराती बोलते हैं। तमिल और गुजराती बोलने वाले 2 सदस्य हो रहे हैं जो केवल तमिल और गुजराती बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, तमिल और गुजराती, सॉरी ये कहाँ ऐड कर दिया, तमिल और गुजराती यहाँ आएगा तो 1 तो आएगी तमिल और गुजराती में, तो 1 और आ जाएगा। 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। ओके, देखते हैं। ये हो गया 2। अब तमिल वाले 6 थे तो यहाँ कितने हो गए? 4। हिंदी वाले 15 थे तो यहाँ कितने रह गए? 13, 14। कितने रह गए? 14। गुजराती वाले कितने थे? गुजराती वाले थे 6, तो 2 ही हो गए, तो कितने बच गए? 4। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 14, 4, 18 और 2, 20 और 4, 24। आंसर आ गया, इजी।
Last question of the paper, last question of today's video, and most important question, unique question. You will find it quite unique. व्यवहारिक है, करते हैं इसको भी. चलो, क्या बोल रहा है, एक पार्किंग एरिया है, उसके अंदर कार और बाइक पार्क है. अब इनमें टायर होते हैं. कार में कितने टायर होते हैं? 4 टायर होते हैं. बाइक में कितने टायर होते हैं? 2 टायर होते हैं. मान लिया वहाँ पर कुछ बाइक्स खड़ी है, ठीक है. अब नंबर ऑफ कार एंड बाइक कितनी हो गई? कार प्लस बाइक. माना मैंने एक कार खड़ी है और एक बाइक खड़ी है, तो टोटल नंबर ऑफ व्हील कितने हो गए? एक कार के हो गए 4 और एक बाइक के हो गए 2, तो टोटल नंबर ऑफ व्हील कितने हो गए? 6. 2 खड़ी है तो 8 और 4 12 हो गए. ऐसे ही क्या बोल रहा है, क्या रिलेशन बता रहा है इसमें कि जितनी गाड़ियाँ नंबर ऑफ कार्स है, तो नंबर ऑफ कार्स कितनी हो गई? कार प्लस बाइक. ये क्या है? नंबर ऑफ कार्स का ट्वाइस. एक बार इसको इधर, इसको इसमें लोगों में आ जाएगा, इसको नीचे लिखते हैं. क्या बोल रहा है ये? द नंबर ऑफ व्हील्स, द नंबर ऑफ व्हील्स. तो व्हील के नंबर कितने होंगे? 4 कार के कितने होंगे? 4 और 2 ऑफ बाइक. जितनी बाइक खड़ी होगी, मान लीजिए n बाइक खड़ी है तो n हो गया, n कार खड़ी तो n कार हो गया. अब वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ व्हील्स. ये हो गए. वो क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ कार्स. टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है? यही है, n नंबर्स ऑफ कार्स n नंबर्स ऑफ बाइक. ठीक है, के 2 गुना का ट्वाइस से भी 100 ज़्यादा है प्लस 100. ये आ गया. ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई. क्वेश्चन में बोली है ये. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़ो, देखो मेरे साथ साथ दोबारा से पढ़ो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए पार्किंग एरिया द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स. टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कैसे निकाले? मान लीजिए n कार्स है तो कितने टोटल नंबर ऑफ व्हील हो गए कार के लिए? 4nc. n क्यों नहीं लिया बताऊँ आपको, n से n कट जाता, कोई दिक्कत नहीं थी. एक कार में कितने टायर होते हैं? 4c. ओके. एक बाइक में कितने टायर होते हैं? 2b. ओके, यहाँ तक आ गया. टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल कार्स 4 व्हीलर्स एंड ऑल स्कूटर्स मोटर बाइक 2 व्हीलर्स इज सो मोर देन 100 मोर देन. तो मोर देन के लिए प्लस लगाया, 100 के लिए 100 लगाया. ओके. ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पार्क व्हीकल, ट्वाइस द, ट्वाइस के लिए 2 लगाया. नंबर ऑफ पार्क व्हीकल कितने हैं? nc और nb. अब इन दोनों में से n को माना था, n से n माइनस हुआ था, तो इसलिए n को नहीं लिया फॉर द ईज ऑफ क्वेश्चन. ओके, अब इसको सॉल्व करना है, ये तो अपन को आता है. 4c प्लस 2b इक्वल टू 2c प्लस 2b प्लस का 100. 2b से 2b कैंसिल. 4c माइनस 2c इक्वल टू 100. 2c इक्वल टू 100. c इक्वल टू 50. दैट्स हाउ द नंबर ऑफ कार्स इज 50. क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड इज 50. Easy. Okay, so by that question we are going to end this video of first video of solution of CSAT 2020 15th paper. You will find it very easy by solving by me, but definitely yaar, CSAT is easy. Mathematics for CSAT is easy. Reasoning for CSAT is easy. It depends on you how you are preparing. You are preparing for SSC or you are preparing for UPSC. Your time is precious. इसको मल्टीपल रिविजन्स में लगाओ. SSC की तैयारी करने के लिए नहीं, नोट बल्कि बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा. You have to give 2 hours per day for CSAT from September onwards and it will be sorted. It will be really sorted यार. Just think like that. CSAT is not tough. We have to solve only 27th question, net 27 question, and we can achieve it. Why CSAT is stopping us to sitting in the mains? Reduce your time, reduce your fear for CSAT, and increase your value and increase your marks in GS. GS can be the game changer. Because you don't have to fear, you don't have to worry about CSAT कि CSAT पास होगा नहीं होगा. CSAT पास होगा. खुद को डेली ये डोज दो कि CSAT पास होगा. नहीं होगा तो सिविल बडीज कराएगा. बडी, आई एम योर बडी. बडी, द मोटिव अबाउट इज बडी इज, मोटिव बिहाइंड द बडी इज नो वन लेफ्ट बिहाइंड. मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी. CSAT की वजह से मेंस नहीं लिख पाना बहुत बड़ा दर्द होता है, और जो बिगनर्स है स्पेशली
जिनका फर्स्ट अटेम्प्टर है, पढ़ लो। इस मई से उस मई तक का सफ़र बहुत दर्द भरा होता है, पढ़ लो। पहला अटेम्प्ट है, पूरी एनर्जी है, सब कुछ है, जान लगा दो, जी जान लगा दो और निकाल के ले जाओ। सीसेट को अपने रुकने मत दो। सीसेट से अपनी यूपीएससी की जर्नी को आप रुकने मत दो कि यार जीएस तो बहुत अच्छा तैयार था, मेरा सीसेट रुक गया। नहीं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे साथ बैठ के देखो कि हाँ ये पढ़ा रहा है, मैं पढ़ लूँगा, ठीक है, मैं देख लूँगा। मैंने क्या कहा, मई से मई तक का सफ़र बहुत दर्द भरा होता है। बहुत, अपन को ऐसा लगता है एक साल नहीं होता, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। वो एक एस्पिरेंट ही जान सकता है, वो मैं जान सकता हूँ, ठीक है। सो बी लाइक दैट। जैसे मैंने आज सॉल्व करे हैं क्वेश्चन एकदम इजी वे में, एकदम इजी गोइंग लेमैन के तरीके से कि यार कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, और आगे भी ऐसा ही है, कोई फॉर्मूला नीडेड नहीं है। बस इसमें क्या होगा, इसमें मैं कंसेप्ट और पढ़ाने लग जाऊँगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पेपर में सिलोजिज्म ज़्यादा आया, वेन डायग्राम ज़्यादा आया, तो जब भी होगा, जैसे 4 ये लेने के बाद, 4 वीडियोज़ लेने के बाद 2 दिन सेपरेट बचेंगे एक वीक के, तो उस वीक में मैं कंसेप्ट पढ़ाऊँगा जो भी उस पेपर में ज़्यादा कंसेप्ट थे। जैसे किसी पेपर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, किसी पेपर में टाइम एंड वर्क ज़्यादा होगा, किसी पेपर में परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसी पेपर में जैसे इसमें वेन डायग्राम ज़्यादा है तो वेन डायग्राम पढ़ा दिया। ऐसे करते 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 सिलेबस 3 से 4 महीने दो, सिलेबस इजी वे में ख़त्म हो जाता है सीसेट का, और आपको कॉन्फिडेंस अंदर से इतना इनबिल्ड हो जाएगा कि यार मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अगर मेरे से सीसेट पास नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा इस साल सीसेट पास। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, वो रेड फ्लैग है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन होते हैं जो अपन को पेपर में अटैम्प्ट करने होते हैं, कौन से क्वेश्चन होते हैं जो अपन को पेपर में छोड़ने होते हैं। सब वहाँ जाके डिसाइड होता है उस 2 घंटे में, बाहर बैठकर कुछ नहीं होता है। वहाँ बैठ के सिर्फ आप और आपका पेपर होता है, और पेपर आपके हाथ के नीचे होता है। उसको सर पर मत चढ़ने दो, नहीं तो आपको कभी क्लियर नहीं करने देगा। जब तक वो आपके हाथ के नीचे रहेगा तब तक आप उसको क्लियर करने का दम रखते हो। जैसे उसने आपके सर के ऊपर चढ़ा, फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं जीएस में। 55 में से 52, 51 क्वेश्चन उनकी राइट है, नेट करेक्ट है, यानी कि उनका इजीली स्कोर 100 प्लस जा रहा है जीएस में। लेकिन सीसेट का पेपर देखते हाथ फूल गए, टेंशन हो गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं हुए। 27 क्वेश्चन नेट ठीक करने थे, अटैम्प्ट ही 25 हुए। बहुत ब्रिलियंट बच्चे जीएस में। आई एम हेयर फॉर दैट, आई एम हेयर फॉर दोज हेल्पिंग हैंड। मेरे को पता है इजी वे में सॉल्व हो सकता है, मैंने किया है, इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। फॉर द नेक्स्ट वीडियो, we are going to cover part 2 of maths and reasoning. इस क्वेश्चन में भी इस वाले में भी 25-26 क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट वाले में भी 25-26 क्वेश्चन होंगे। ये वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन 2 सेक्शन में पैसेज कवर कर लेंगे एंड वी विल थिंक अबाउट इट। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर 2025 का पीवाईक्यू से मैं लिंक के समझाऊंगा कि क्यों पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, और कब आपको सीसेट की तैयारी शुरू करनी चाहिए, और कब आपको सीसेट कंप्लीट करके उसका रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यही वाला टाइम है। डू और डाई सीसेट के लिए सबसे, और हमेशा युद्ध की तैयारी शांति काल में की जाती है, युद्ध काल में नहीं। युद्ध काल में सिर्फ प्रदर्शन होता है जो आपने सीखा है, ठीक है। सो बाय दिस लाइन आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो। जय हिंद, दिस इज योर बडी साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Audio Jungle.